तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, मैं थ्योरी भी बताते हुए जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को कि कहाँ पे कैसा थ्योरी लगेगा, मगर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। तो इसमें तो ध्यान से देखो तो कहीं भी x 0 से 2 पाई तक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इनवर्स कहीं भी नहीं है। मगर तुम अगर एक चीज देखो तो अगर ये इस साइड लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू कितना 1। एक बार सम करके देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ। अगर फिर से यही कह रहा हूँ, सम लिखने का जरूरत नहीं है, सम हर जगह है, व्हाट्सएप में होगा, इस वाले में होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, इस सीट में भी मैंने दे दिया है, ठीक है। तो चलो शुरू करता हूँ। तो 10 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 1, तो 10 फ्रैक्शनल x इक्वल टू 1 ये भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा है कि फ्रैक्शनल x इक्वल टू 10 इनवर्स 1। इसका मतलब क्या, फ्रैक्शनल x इक्वल टू पाई बाय 4। तो फ्रैक्शनल x पाई बाय 4 का मतलब क्या था, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। तो x अगर 0 से लेकर 2 पाई तक है तो 0x फ्रैक्शनल x 0.75 किस किस के लिए होगा, 2 पाई का मतलब क्या था 2 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 6.2। तो बोला x क्या क्या हो सकता है, बोलोगे 0 से, तो x हो सकता है 0.75, और क्या हो सकता है, क्या 1.75 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. 1.75। तो वैसे ही क्या क्या हो सकता है बोलो, 2.75, 3.75, 4.75, क्या, क्योंकि तुम्हें फ्रैक्शनल x 0.75 चाहिए, x के ऊपर केवल ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो 0 से 0, 6.2, 5.75 और कितना 6.75, तो हर समय 0.75 है, तो 1 2 3 4 5 6, वो 6.75 नहीं होगा ना सर, क्योंकि 6.2 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, किसी को लिखना है तो सॉरी देखना है तो देख लो, 30 सेकंड के आसपास का टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने करवा दिया है। 2 तुम लोग को खुद करना होगा, 3 मैं करवाऊंगा, 4 मैं करवाऊंगा, 5 मैं करवाऊंगा, 6 तुम लोग को खुद करना होगा। तो मैं 3 4 और 5 करा रहा हूँ। चलो डोमेन, तो डोमेन रेंज, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था वो सब याद रखना होगा। ऑलरेडी जो असाइनमेंट शीट तुम लोग को, सर रिवीजन शीट जो तुमने रवि से कलेक्ट किया होगा मेरे इंस्टीट्यूट से, 1 2 3, हाँ 4 से लेके 10 तक का बन गया है, मैं मैसेज कर दूंगा कल, तो फिर से जाके 4 से लेके 10 का रिवीजन शीट रवि से कलेक्ट कर पाओगे। हाँ, फिर उसके बाद 11 से 15 का एक ग्रुप है वो भी बना दूंगा, तो वो भी कलेक्ट कर लेना। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ ln ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो एक एक करके देखते हैं, ln इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ln
लॉग ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका चिंता नहीं है। कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पता चलता है? कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस था, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे केवल इंक्रीजिंग होता तो डायरेक्टली निकालने से हो जाता। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तुम्हें हर एक चीज के लिए देखना होगा। तो सबसे पहले बोलो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था? कॉट इनवर्स एक्स हर समय डिफाइन है, x बिलोंग्स टू R, नो रिस्ट्रिक्शन। अब सेकंड में आओ, ln के लिए क्या डोमेन था? ln के लिए था कि कॉट इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कोई बोलेगा कॉट इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक था, याद है? कोई बोलेगा कॉट 0 से लेके पाए, कॉट इनवर्स x का रेंज है 0 से लेके पाए तक। तो अगर कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ln ऑफ कॉट इनवर्स x तो ठीक है, कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर समय ही था। तो इसका मतलब ये तो ओरिजिनल रेंज ही है, ये ओरिजिनल रेंज है, ये ओरिजिनल रेंज है, इसलिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब सेकंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले में रूट ओवर के लिए क्या होना पड़ेगा? ln ऑफ कॉट इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसे क्या लिख सकते हो? ln1। तो अगर ln कैंसिल करोगे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मगर कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए जब तुम इस साइड लेके आओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x लेस देन कॉट 1। तो तुम्हें क्या क्या मिला? तुम्हें पहला वाले ने दिया x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, दूसरे वाले ने दिया तुम्हें x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, पहले वाले में x बिलोंग्स टू R, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में क्या आया कि x लेस देन कॉट 1। तो इनका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक होगा? x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ही लोगे इसका, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके कॉट 1 तक होगा। देखो आंसर भी वही दिया हुआ है, किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो। 45 सेकंड का टाइम देगा, कहीं डाउट है तो पूछो। चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है? तो समझ में आया मैंने क्या यूज किया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? क्या जानते हो? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स का क्यों चिंता करूं? मैक्सिमम मतलब तब ये tan इनवर्स z है, तो इसका मतलब मुझे z का मैक्सिमम निकालने से हो जाएगा। तो z का मैक्सिमम निकालता हूं, √12 माइनस 2 के लिए भी क्यों चिंता करूं? ठीक है, इसके लिए भी चिंता करने का जरूरत एक्चुअली में तो नहीं है। 2x², मुझे इसका रेंज निकालना है, तो क्या करोगे? अब जरा ध्यान से देखो, बड़ा एक अच्छा इनइक्वालिटी था am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तुम बोलोगे सर यहाँ कैसे लगेगा? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x² कर दूं, तब z का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा √12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 बाय x² प्लस 2। देखो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए तुम यहाँ पे लगा सकते हो क्या था, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3, क्योंकि x² कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे कहना है कि अगर मुझे z का मैक्सिमम चाहिए तो मुझे √12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय इसका क्या चाहिए? मिनिमम। इसका मतलब मुझे इसका मिनिमम चाहिए, और क्या मैंने इसका मिनिमम निकाल आगे मैं छोड़ रहा हूँ, वो तुम लोग खुद ट्राई कर लोगे। हाँ, तुम्हें पता चल रहा है क्या? x² प्लस 3x² का मिनिमम कितना है? इसका मिनिमम है 2√3, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड इस am gm वाले में था कि ये पकड़ोगे कैसे।
√12 माइनस 2 ये मिनिमम हो जाएगा 2√3 + 2, खेला खत्म। अगर तुम्हें z मैक्सिमम मिल गया तो ये वाला वैल्यू डाल दो, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू डाल के देख लेना। ये सब देखो, अब तुम लोग को π/8 का वैल्यू, ठीक है, π/12 का वैल्यू, मतलब 22½ का वैल्यू, 15 डिग्री का वैल्यू, 36 डिग्री का वैल्यू और 18 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए। ये और बाकी सब याद नहीं रखना, मगर ये सबको याद रखो। 15 याद होगा तो 75 याद हो जाएगा, 36 याद होगा तो 72 डिग्री याद हो जाएगा, सॉरी 54 डिग्री याद हो जाएगा, 18 याद हो जाएगा तो 72 डिग्री याद हो जाएगा। ये सब में tan sin cos का वैल्यू अगर याद रखोगे तो फायदामंद होगा, वरना π/12 निकालने में तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 15 डिग्री है वो कैसे पता चलेगा? लिखना है तो लिख के देख सकते हो, ठीक है। किसी लिखना मतलब चला देखना है तो देख लो, थोड़ा सा स्क्रैबल करके लिख लो। ये मैं इसमें इंटरेस्टेड था, ठीक है, मैं इस लॉजिक में, मतलब हर समय जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए तुम x को y के टर्म में लेके आओ। तुम देखो, अगर तुम x² से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हें, मगर ये पैटर्न दिखना होगा, समझ में आ रहा है? ये पैटर्न यहाँ पे तुम्हें दिखना होगा, ये विजिबल होना पड़ेगा ये पैटर्न इस सम में, तभी ये काम कर पाओगे। ये करने के बाद ये लग रहा है ये केस नहीं है, तुम्हें यहाँ पे ये दिखना होगा कि x² से डिवाइड करने से मुझे ये पैटर्न मिल रहा है। और ये पैटर्न 11th में मुश्किल था, 12th में मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हो, उसने तुम्हें, इंटीग्रेशन ने काफी तुम्हें चीजें सिखाया है कि हाँ ऐसा करने से चीजें बनता है, डिवीजन डिवीजन वही चीज तो करते थे, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन जानते हो तो ये सब चीज दिमाग में आने का चांस भी थोड़ा आसान होता है। देखना है तो देख लो, 45 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे निकलूंगा। बाकी का जो सम्स है वो तुम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो तुम लोग एक बार खुद ट्राई करोगे। नंबर 1 मैंने करा दिया, नंबर 2 और एक करवाना है, नंबर 4 करा दिया, 5th करवाना है। थोड़ा सा बस इस थोड़ा सा लिखो, हाँ, मतलब बस बैठ के देखते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा बस लिखो, बस मेरा ये कहना है, थोड़ा सा लिखो। मतलब ये क्लास ऐसा क्लास है कि मैं कह रहा हूं कि तुम अगर आज घर में बैठ के मैंने जितना सम कहा है इसे भी अगर एक बार बनाओगे तो ये भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन क्लास में घर में बैठ के अगर एक बार खुद बना लोगे तो ठीक है, क्योंकि सम्स वैसे लेके आ रहा हूँ कि जहां पे सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट मैं ना करूँ। हाँ, मेरा कोशिश वही है कि सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट ना करूं और हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें देते हुए आगे निकलो। हाँ, ये फाइंड द रेंज ऑफ, तो कभी कभी रेंज निकालने के लिए, कभी कभी रेंज निकालने के लिए डोमेन का रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं सम देखने के लिए। साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन था? मैं डोमेन का बात कर रहा हूं। साइन इनवर्स के लिए और कॉस इनवर्स एक्स के लिए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करना होगा? -1 से लेकर। tan इनवर्स एक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। अब मुझे बोलो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अब दिख रहा है तो दिमाग में कुछ आ रहा है? π/2 f of x is equal to π/2 plus tan इनवर्स x, और जिसका डोमेन तुम जानते हो -1 से 1 तक। अब tan इनवर्स x के लिए क्या सोच सकते हो? ये फंक्शन tan इनवर्स x क्या फंक्शन है? इंक्रीजिंग, तो चिंता ही नहीं है। तो डोमेन से शुरू करके, अगर इनके मोनोटोनिक फंक्शन जब भी तुम देखते हो, मोनोटोनिक फंक्शन का अच्छा बात ये होता है कि तुम डोमेन से शुरू करके डायरेक्टली रेंज के अंदर घुस सकते हो। तुम डोमेन से शुरू करोगे तो x -1 से 1 तक होगा, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1 माइनस π/4 से π/4 तक, और ये है π/2 प्लस tan इनवर्स x, तो ये π/2 प्लस π/4 से π/2 माइनस π/4 तक। तो हेंस y जो है वो कहां से कहां तक हो गया? π/2 माइनस π/4 और ये 3π/4, तो मेरा रेंज आ गया कहां से कहां तक? π/4 से लेके 3π/4 तक। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखना है तो देख।
चलो आगे चलता हूं। ये वाला कराऊंगा, नंबर 1 कराऊंगा, इसमें नंबर 1 ही कराऊंगा, बाकी सब तुम लोग करोगे, ठीक है। इसमें केवल नंबर 1 मैं कराऊंगा। ये होम असाइनमेंट है, ये होम असाइनमेंट। बाकी सब तुम लोग खुद करोगे। ये जो ऊपर वाला जो सम है उसी का मॉडिफिकेशन है कि तुम्हें इसका रेंज निकालना है। कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग, मगर मोनोटोनिक है इसलिए चिंता नहीं है। लॉग 4/5 बेस 1 से बड़ा या 1 से छोटा? 1 से छोटा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो दो मोनोटोनिक फंक्शन है, मुझे रेंज निकालना है। सम एक बार ध्यान से देख लो। 15 सेकंड क्या देता हूँ, 10 सेकंड देता हूँ, कुछ देर दे रहा हूँ। हाँ 10 सेकंड क्या। तो अब बस इसके बारे में चिंता है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, एक आर्गुमेंट ले लेता हूँ कि ना तो मैं कॉट इनवर्स का चिंता करूंगा, ना तो मैं log 4/5 का चिंता करूंगा, मैं केवल इस z का चिंता करूंगा जो मुझे दिया हुआ है। तो z क्या दिया हुआ है? z मेरा दिया हुआ है 5x²। ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन ये कहां से कहां तक लाई करेगा? -d/4a से इंफिनिटी में। यहाँ पे a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू b² - 4ac, 4 × 5 × 4, तो 64 - 5 4 20, 80 इज इक्वल टू -16। तो हेंस तुम्हारे पास z, तो d/4a का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 4 × 5 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, चलो तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे पास फंक्शन जो है वो ये है, कॉट इनवर्स ऑफ log 4/5 इंटू जेड। और जेड कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस। तो जेड जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? -d/4a से इंफिनिटी। तो अगर माइनस लगाओगे तो कहां से कहां तक? 4/5 से इंफिनिटी तक। तो शुरू कर रहा हूं। तो जेड मेरा लाई करेगा 4/5 से इंफिनिटी तक। तो log 4/5 जब करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज होगा या सेम होगा? चेंज होगा। तो चेंज होगा तो ये हो जाएगा log 4/5 इंफिनिटी, और ये log 4/5 4/5। log 4/5 इंफिनिटी क्या होगा? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंफिनिटी और 4/5 सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहा है या अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहा है? अपोजिट साइड। तुम लोग, एक रिजल्ट था log AB का, ये पॉजिटिव तब होता था अगर AB लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी, और ये नेगेटिव होता था अगर AB लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे ये -इंफिनिटी हो जाएगा, इज लेस देन, ये log 4/5z इज लेस देन 1। अब जब मैं कॉट इनवर्स लगाऊंगा तो फिर से इनइक्वालिटी क्या होगा? कोई बोलेगा? बोल सकते हो। कॉट इनवर्स x क्या होगा? डिक्रीजिंग है। ये इक्वल टू है तो ये इक्वल टू में आएगा, ये इक्वल टू में क्या होगा? चेंज होगा या नहीं? चुप हो गए? चेंज होगा। कॉट इनवर्स 1 से लेके कॉट इनवर्स ऑफ -इंफिनिटी। कॉट इनवर्स 1 क्या था? π/4 इज लेस देन f(x). कॉट इनवर्स -इंफिनिटी कितना था? पाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ -x जो था वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो हेंस रेंज आ गया कहां से कहां तक? π/4 से लेके पाई तक। किसी को देखना है तो देख लो, कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं देखने के लिए क्या किया है मैंने।
आगे चल रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर ये 7 नंबर लाइन में जो आपने रेंज लिया वो एक बार समझा दीजिए सर। नहीं वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया था ना इससे पहले, जेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज क्या था सर वो d माइनस जी बाई हाँ 4 तो वो याद रखना है, नहीं तो डिफरेंशिएट करके निकालना है। ठीक है चलो हाँ हाँ सर। आगे चल रहा हूँ। ठीक है इसका नंबर 2 भी एक बार करवा देता हूँ, उसके बाद 3 तुम लोग कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, पढ़ के देखो। इफ डोमेन एंड रेंज इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर सेम सेट देन बी माइनस ए। इसका डोमेन क्या होगा जानते हो? a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1 -1 से 1। अब इसका रेंज कैसे निकालें? कॉस इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता था? 0 से पाए। तो a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? b पॉजिटिव है इसलिए कोई अंतर होगा नहीं है इनइक्वालिटी में। तो ये अगर a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स तो a से लेके a प्लस बी पाए, तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? तो तुम बोलोगे सर इसलिए समझ में आ रहा है, ये सब सम तुम लोग को करने के लिए बोल रहा था पहले जो मैंने दिया था। कह रहा है कि ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो तुम्हारे पास क्या कंडीशन आएगा? a का वैल्यू -1 होना पड़ेगा और a प्लस बी पाई का वैल्यू -1। तो इसीलिए मैंने जो कहा था कि वो तुम लोग एक बार खुद ट्राई करो, -1 प्लस बी पाई इज इक्वल टू 1। तो हेंस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बाई पाई। तो मुझे क्या चाहिए? b माइनस है, तो देखो 2 बाई पाई प्लस 1। तो समझ में आ गया? तो इसलिए मैं जब बोल रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई करोगे एक बार तो जस्ट ट्राई इट। हाँ तो देखना है तो देख लो, मैंने करवा दिया। 45 सेकंड का तो समय नहीं, 30 सेकंड का समय। एक बार बस देखना है तो देख लो, कुछ इसमें तो लिखने लायक भी नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है अब कभी कभी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है, मतलब ऐसा होता है कि तुम मतलब सबसे ऐसा वैल्यू रहता है कि वो एक ही वैल्यू ले सकता है। वो थोड़ा सा अगर तुम एनालाइज करोगे इक्वेशन को तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है कि केवल एक ही वैल्यू वो ले सकता है। तो ये वाला भी मैंने करवा दिया। ठीक है चलो ये करवा रहा हूँ। ये वाला सब 3 का 1 इसे हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं।
तो तुम्हें पकड़ना होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3। इफ चल ये कैसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, सम तो देख लिया होगा तुम लोगों ने। cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पाई। cos इनवर्स y का मैक्सिमम वैल्यू और cos इनवर्स z का मैक्सिमम वैल्यू, पाई। ठीक है। तो तुम इसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी, मैक्सिमम मिनिमम टेकन वैल्यू भी बोल सकते हो। हाँ, टेकन प्रॉब्लम कि ऐसा में हर समय वही होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लेगा। तो मैं जानता हूं कि इन सबका मैक्सिमम अगर पाई है और अगर सब और इस सम भी अगर 3 पाई है तो एक ही पॉसिबिलिटी है सब पाई होना पड़ेगा, होगा या नहीं? क्योंकि अगर एक भी पाई से कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? किसी एक को पाई से ज्यादा होना पड़ेगा एवरेज के टर्म में, ये तो हो नहीं सकता है। ये अगर तुमने पाई से कम ले लिया तो इसको तो पाई से ज्यादा होना पड़ेगा किसी एक को ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z का वैल्यू पाई, मतलब। और ये तो तभी पॉसिबल अगर x इक्वल टू y इक्वल टू z का वैल्यू -1। पुट अप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, वो तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला करवा दिया। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड देता हूँ। ऊपर लिख सकते हो बाउंड्री वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू, बस ये लिखने से थोड़ा सा 45 बोलोगे तो मैं रुक सकता हूँ थोड़ा ज्यादा देर के लिए भी। तुम बोलोगे तो 30 सेकंड में क्या लिखें, ठीक है चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ऊपर वाला टिक मार्क मैं बाद में कर दूंगा, बार बार टिक मार्क करने से कंटिन्यूटी ब्रेक करेगा। तो मैं अभी अपने जेरॉक्स कॉपी में टिक मार्क कर देता हूँ, बाद में ऊपर में टिक मार्क कर दूंगा कौन कौन सा सम मैंने कराया है। चलो मेरे ख्याल में हो गया होगा कि इतना लंबा भी सम नहीं है ये। नीचे चलो, मजबूरी है कि तुम कभी कभी मजबूर, ये सम को ध्यान से देखो, फाइंड द रेंज ऑफ, इसका रेंज निकालना। ये मजबूरी है हमारा कि -x, ये बाय डिफॉल्ट जब भी तुम देखते हो, बाय डिफॉल्ट जब भी तुम -x देखते हो, वी हैव टू टेक 2 केसेस। क्यों? वी हैव टू टेक 2 केसेस। मुझे 2 केस लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि -x में ऐसा था, अगर x इंटीजर है तब माइनस बाहर आ जाता था, मगर अगर x इंटीजर नहीं है, तुम बोलोगे सर यही डाउट होता है कि +1 या -1 डाउट होता है, तो एक काम करो ना, -3.2 का बॉक्स कितना होगा? -4। -4। और 3.2 का बॉक्स कितना होगा? 3। तो अब भैया ये दोनों से मुझे बोलो ना क्या रिलेशन आया। माइनस को अगर तुम बाहर निकालोगे तो ये तो -3 और ये -4 है, तो ये -3 तो नहीं है, मतलब -4 को तुम क्या लिखोगे? -3 -1, तो माइनस बॉक्स x -1। आया समझ में? तो ये तुम्हें जब भी तुम ऐसा देखोगे तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तुम्हें 2 केस लेना होगा। तो जब अगर तुम्हें 2 केस लेना है तो चलो शुरू करो। पहला केस लो, अगर x इंटीजर में हो तब f ऑफ x कैसा दिखेगा? cos इनवर्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, मगर इंटीजर है। अगर इंटीजर है तब तो माइनस बाहर निकल जाता है, मगर अगर बाहर निकल जाता है x इंटीजर है तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है? तब तो x ही होगा ना, क्योंकि वो इंटीजर है। cos इनवर्स ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 π/2। केस 2 ले लो, अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तब f ऑफ x क्या होगा? x प्लस ऑफ -x। तो अगर तुम डालोगे तो ये cos इनवर्स ऑफ x माइनस बॉक्स x -1, तो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? x माइनस बॉक्स x, फ्रैक्शनल x। ये तो फ्रैक्शनल x हो जाएगा।
फ्रैक्शनल एक्स -1। अब फ्रैक्शनल एक्स के बारे में क्या जानते हो? Less कॉस than इनवर्स 1, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? decreasing. कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो इसलिए कॉस इनवर्स का मुझे चिंता नहीं है, मुझे फ्रैक्शनल एक्स का चिंता है। तुम बोलोगे क्यों सर चिंता है? एक्स इंटीजर नहीं है तो ये इक्वल टू नहीं होगा, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो फ्रैक्शनल एक्स -1 कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 0 के बीच में। तो कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स -1 कहां से कहां तक लाई करेगा? ये तो चेंज हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0 से लेके कॉस इनवर्स ऑफ -1। कॉस इनवर्स 0 क्या था? π/2 इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन ये तो पाई। तो हेंस तुम्हारे पास दो केस आया। केस नंबर 1 में तुमने देखा x का वैल्यू π/2 यूनियन और है ना, ये तो दो केस है ना रे, ये तो और वाला केस है। दोनों एक साथ कैसे होगा? या तो इंटीजर होगा या तो इंटीजर नहीं होगा। तो तुम्हारे पास केस आया x = π/2 यूनियन x बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई तक। तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो आंसर कहां से कहां तक आएगा? π/2 तो क्लोज में हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू पॉसिबल है, और पाई जो है वो ओपन इंटरवल में आएगा। खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, ठीक है। ये रहा। ऊपर नीचे वाला तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, वो यूनियन ही है। देखना है तो देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ लिखना है तो लिख लो। लिखना सर क्या है? ये सब छोटे छोटे चीजें। केस 1 में डायरेक्टली आंसर लिख लो, केस 2 में थोड़ा सा जैसा भी करना है, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। सर हाँ बोल। सर डोमेन रेंज निकालने दिए तो हम सर ये इनइक्वालिटी लगाना ही पड़ेगा ना सर? डिपेंड, मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या तो हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसलिए तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। उसके आर्गुमेंट को सोच के इनइक्वालिटी लगा दो, हर समय आंसर आ जाएगा, हर समय आंसर आएगा। तो फोर्स वाला तुम लोग खुद एक बार ट्राई करके देखोगे। सेम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि उसमें क्या करना है। सर उस सम में आ रहा हूँ जो थोड़ा सा, ठीक है, बोर्ड लेवल टाइप का सम है, मगर एक बार मुझे कराने का मन है क्योंकि तुम लोगों ने ये तो बोर्ड लेवल में भी किया होगा। फार्मूलाज है। ऊपर करिएगा हाँ बोलो सर, ऊपर करिए। चलो सर ये लाइन नंबर 1 में सर 0 के बाद इक्वालिटी भी तो है सर, हाँ नीचे बोलो। वाले। हाँ सर नहीं, 0 0 के में बाद इक्वालिटी भी नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्स इंटीजर नहीं है। ये पूरे लाइन को देखो ना, ठीक है आया समझ में? हाँ सर। हो गया सर। चल हाँ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स सबका फॉर्मूला है, मगर पहले वो सम जिसमें वो फॉर्मूलाज नहीं लगता है। पास्ट या आरचाई भी जब करोगे तो पता चलेगा कि ज्यादा जगह वो फॉर्मूलाज नहीं लगता है। तो ये तो तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, बोर्ड लेवल में। तो इसका तरीका क्या था? ऐसा सम जब भी देखोगे तो मेरा कहना है कि 90% तरीका था, टेक द एंगल इनवर्स, तो एंगल है ना रे, एंगल एस थीटा। 90% टाइम तुम देखोगे कि ये काम करने से आंसर आता है जब ऐसा सिंगल सम रहता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लेता हूं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 3/5। और पॉजिटिव होने के कारण थीटा जो होगा, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 होगा। तो तब इससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। सर ये हम ट्रायंगल से निकाले ना सर? उसे हाँ, वो ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल से निकालो। थीटा हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। लगे यार, नंबर 2 भी देख लो। cos 2 of tan inverse 2 प्लस साइन ऑफ 2 of tan inverse 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें दो अलग अलग एंगल है, तो दो अलग अलग काम करना होगा। जरा ध्यान से बस देखते जाओ। हाँ
कुछ चीजें पूछूंगा तुमसे। हाँ, पहले मैं कॉस, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। हाँ, मैं tan इनवर्स 2 को एंगल ए लेता हूं, तो ए का वैल्यू सॉरी tan ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये मुझे मिला cos ट्वाइस ए। cos ट्वाइस ए का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये अगर एंगल ए है, tan ए अगर 2 है, तो ये 2 1, ये कितना है √5। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा? मेरा कैलकुलेशन देखते रहोगे। cos स्क्वायर ए का वैल्यू, cos स्क्वायर ए का वैल्यू, क्योंकि tan इनवर्स 2 ए है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos पॉजिटिव होगा। जब एंट्रेंस लेवल में तो इस चीज को बड़ा माइन्यूटली देखना कि इस चीज को केवल याद रखो। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, इस चीज को हर समय याद रखो। बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगते हैं, ठीक है। किताबों में जो वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का कॉम्पनसेटिंग फैक्टर दिया रहता है, नॉर्मली वो नहीं लगता है। केवल tan इनवर्स का याद रखने से सब चीज को तुम tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर सकते हो। तो cos a के बदले क्या लिख सकते हो तब? यहाँ पे cos a के बदले लिख सकते हो 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/5। आगे छोड़ दूं क्या? ये तुम लोग खुद निकालोगे ना? हाँ या ना? हाँ सर। ये खुद निकालो ना एक बार, तब आंसर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो किसी को बस देखना है तो देख लो। हाँ ठीक है, नंबर 1 2 मैं 45 सेकंड या 1 मिनट दे रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। उसके नीचे और सम है, ठीक है, वो उसमें जाओ। आगे चलूं? सर हाँ बोल बोल। सर tan इनवर्स 2 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे हुआ? क्यों? tan इनवर्स 2 तो पॉजिटिव है ना। अगर x पॉजिटिव, tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 से π/2 तक। ये क्लियर है? हाँ सर। अगर x नेगेटिव होता है तब ये सब, यही सब चीजों को एकदम ध्यान से देखना है। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ओके? कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। और जैसे x पॉजिटिव हो जाता है, tan इनवर्स x 0। तू कहां कंफ्यूज हो रहा है? अब मैं कह रहा हूं, तू π/2 का वैल्यू निकाल रहा है, मगर ये tan इनवर्स 2 एक एंगल है। अरे tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 था, तो 2 तो π/2 से इंफिनिटी से छोटा होता है नहीं? हाँ सर। तो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट ओके? थीटा 2 नहीं है, tan a 2 है। अगर इज इट क्लियर? हाँ अभी ठीक है। tan π/4 1 है, tan π/2 इंफिनिटी है, और tan a 2 है। तो मुझे बोल सकता है किसके बीच में? किसी समय इसका जरूरत पड़ेगा रे, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ता है। अब मुझे बोले कहां से कहां तक लाई करेगा तब? ये π/4 और π/2 के बीच तो होगा। हो तो गया π/4 से π/, इस चीज का भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। जब तुम Yes, sir. ट्वाइस से कर देते हो तो क्या हो जाता है? ठीक है, तो आगे चल रहा हूं मैं। आर का मतलब इनवर्स है। हाँ, इस वाले में क्या करोगे?
साइन ऑफ, मैंने भी क्या बोला 90% समय मैंने कुछ कहा था, थीटा ले लेने। थीटा ले लें। यहाँ पे तो एक तो पाई बाय 2 वाला केस भी लगा सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2। पर मेरा कहना है कि तुम एक काम करो, साइन इनवर्स 5 को ए ले लो, ठीक है। तो तुमने इसको ए ले लिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस, और क्या करोगे, कॉस इनवर्स 3/5 को बी ले लो, तो साइन ए माइनस बी। तो इससे ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो इससे साइन ए का वैल्यू 3/5 हो गया और कॉस बी का वैल्यू 3/5 हो गया। आगे छोड़ दूं ना, क्योंकि साइन ए माइनस बी को तो ब्रेक कर सकते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबका ट्रायंगल बना के वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड देखना है तो देख लो, फिर आगे चलता हूँ। तो उस चीज को बस देख लो यहाँ पे, तो इस वाले में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत बड़ा बात है। चलो इस वाले में क्या करूंगा, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि cos इनवर्स √5/3 को कैपिटल ए ले लो, तो cos ए का वैल्यू √5/3। तो ये क्या हो जाएगा, tan a/2। जब तुम cos इनवर्स 5/3 पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो a अगर 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो a/2 भी कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/4, तो पॉजिटिव है। अब tan a/2 और cos ए कोई रिलेशन था, √ऑफ एंट्रेंस लेवल में कर रहे हो तो ये सब याद होना चाहिए, 1 + cos ए, आगे प्लस साइन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वरना माइनस आता होता है नहीं। 1 - cos ए 2 sin² a/2, 1 + cos ए 2 cos, ठीक है, 2 cos² a/2। तो अब सबका वैल्यू उसमें पुट अप कर दो, आंसर आ गया, खेला खत्म। ठीक है, देखना है तो देख लो। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली में ये नहीं है, फॉर्मूला था अपना tan² θ/2 का फॉर्मूला था 1 - cos θ/1 + cos θ। और अब ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो, θ/2। तुम इसे प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी। मैंने देखा, अब देखा कैसे समझ में यूज आ रहा है, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ मैंने ये देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो मैंने प्लस लगा दिया। किसी को देखना है तो देख लो, ये वाला सम था। फिर आगे चलते हैं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5th 6th 7th और 8th तुम लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। साइन θ/2 होने से क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें कभी सम मिलेगा। साइन θ/2 के लिए क्या करोगे, तो मेरा कहना है कि साइन θ/2 के लिए क्यों चिंता करते हो, क्या निकाल लो, tan θ/2 निकाल लो, हो जाएगा। होगा या नहीं, नहीं तो तुम और एक काम कर सकते हो, sin² θ/2 का फॉर्मूला क्या था, 1 - cos θ, और cos² θ/2 का फॉर्मूला क्या, जरूरत पड़ेगा हाँ, अगर ये सब सम्स को सॉल्व करोगे तो नीचे, ठीक है। अब मगर हर समय मैं कह रहा हूं, जब √ओवर लोगे तो, जब भी √ओवर लोगे, मतलब ऐसा नहीं है साइन θ/2 हर समय प्लस नहीं होगा, ये प्लस माइनस √ओवर ऑफ 1 - cos θ होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस लोगे या माइनस, डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। तो तुम एंगल्स को डाल के देखना कि तुम किस क्वाड्रेंट के बीच में तुम्हें काम करना, यू विल गेट द आंसर। चलो ठीक, अब कंपनसेटिंग फैक्टर वाले सम में जा रहा हूं। कंपनसेटिंग फैक्टर वाला सम, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 निकालने बोल रहा हूं। क्या ये 1 होता है, तुम्हें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -1 से 1, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, तो ये 1.57, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1.57 के आसपास होगा। तो तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि 1 पॉसिबल है। मगर जब मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 बोलता हूं, तो क्या ये 3 हो पाएगा, नहीं, 3 1.57 से बड़ा है। तो कई बार मैं जो एग्जाम लेता हूं या जो गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दे रहा हूं अब से, उसका जब सॉल्यूशन देखूंगा तो तुम वहां पे इसको देखोगे 3 नहीं लिख के π - 3 लिख दो, क्या फायदा होगा,
3 1 से बड़ा है, मगर पाई माइनस 3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 0.14। ये किसके बीच में लाई कर रहा है? -π/2 से π/2। तो ये पॉसिबल है, मतलब कैंसिल करके π-3 लिख सकते हो। मगर मैंने तुम्हें जो सिखाया था, मैंने ऐसे नहीं सिखाया था, मैंने ऐसे सिखाया था कि 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये मुझे बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो तुम क्या लिखोगे इसे? π-3 और 3 - π। पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए π-3। वैसे ही अगर ये, मैं थोड़ा लिखने का टाइम तुम लोग को अभी दे दूंगा, ठीक है? अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 निकालो, तो क्या करोगे? 6 किसके आसपास होगा, कोई बोलेगा? पाई 2π किसके आसपास होगा? 6 2π के नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो मुझे क्या बोलते हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 तो बोलो ये क्या होगा? 2π - 6 और 6 - 2π क्या होगा? 2π माइनस, हाँ 6 minus तुम्हें 2. नेगेटिव क्वांटिटी चाहिए। 6 क्या लोगे? माइनस 2π। 6 - 2π। खेला खत्म। कितना भी बड़ा सम दिया हो, ये लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और चाहिए होगा तो बोल दोगे मुझे। आगे चलूं? वही cos इनवर्स ऑफ cos x कहां से कहां तक? जीरो से पाई तक। cos इनवर्स ऑफ cos x 0 से π तक। जीरो से पाई। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos 3 में प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 π से छोटा होता है। मगर cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -2 में प्रॉब्लम है रे। ये -2 नहीं होगा, क्योंकि cos इनवर्स हर समय 0 से पॉजिटिव है, 0 से π तक। और तुम बोलोगे सर इतना क्यों सोचते हो, माइनस को तो cos खा जाएगा, इसलिए ये cos इनवर्स ऑफ cos 2। हाँ, अब तुम इसे 2 लिख सकते हो कि 2 π से छोटा है। मगर वही चीज अगर मैं अब तुमसे cos इनवर्स ऑफ cos 6 पूछूं तो इसमें हर समय नियरेस्ट 2 π लोगे, हर समय इसमें हर समय नियरेस्ट 2 π जाता है। हाँ, हर समय ट्वाइस n π, नियरेस्ट ट्वाइस n π हर समय। इसमें ऊपर वाले में तुम्हारे पास क्या था, वो एल्गोरिथम लिखवाना भूल गया था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में तुम लोग हर समय नियरेस्ट n π देखोगे, हर समय नियरेस्ट n π। रुक जाता हूं कुछ देर के लिए, लिखना है तो लिख लो। हर समय नियरेस्ट n π देखोगे। तो cos इनवर्स ऑफ cos x में तुम लोग हर समय नियरेस्ट ट्वाइस n π देखोगे। तो cos इनवर्स ऑफ cos 6 क्या होगा? तो 6 तो ये था, उसका नियरेस्ट 2 π। ध्यान से देखो, cos इनवर्स ऑफ cos x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तुम चाहे जो भी वैल्यू निकालो। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को रखो कि cos x मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं cos इनवर्स ऑफ cos x नेगेटिव हो सकता है। cos इनवर्स ऑफ cos x का रेंज या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। तो cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा तब? ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो ये तो केवल एक ही वैल्यू दे सकता है, 2 π बड़ा है तो 2 π - 6। अगर मैं तुमसे पूछता cos इनवर्स ऑफ cos
9, तो 9 किसके आसपास है? सॉरी 9 नहीं लेता हूं, हाँ 3 पाई, ठीक है, मुझे 9 ही चाहिए था, 9 ही है। तो 9 3 पाई के आसपास है, मगर 3 पाई तुम नहीं ले सकते हो क्योंकि नियरेस्ट 2n पाई लेना, ये एल्गोरिथम है। तो 9 का जो नियरेस्ट n पाई है 3 पाई से पहले 2 पाई आता है, तो ये वाला चाहिए। तो ये क्या होगा? ये हर समय पॉजिटिव होना चाहिए। 9 minus 2 pi. तो 9 तो बड़ा है, तो मैं जानता हूँ 9 2 पाई से हर समय बड़ा होता है, इसलिए आंसर जो होगा वो 9 - 2 पाई होगा। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो। सर हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में सर वो रेंज हमें याद रखना पड़ेगा ना सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम जेई के पास्ट ईयर को जब करोगे तुम लोग को, जो हो सकता है आज शाम तक मैं तुम लोग को भेज दूं, आज रात तक, क्योंकि अभी मैं वही कर रहा हूं बैठ के साथ में, तो तुम लोग देखोगे कि अगर तुम्हें ये सब फॉर्मूला ये सब याद है ना, रेंज अच्छी तरह याद है, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सम हो जाता है। हाँ सर। आगे चलूं? हाँ सर। रुक जा, टाइम नहीं लिख कोई लिख रहा होगा, सॉरी टाइम मैंने दिया थोड़ा सा, 30 सेकंड बाकी है, मैं टाइम दे रहा हूँ, लिखना तो लिख लो। हो गया सर। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में काफी सम्स हैं, मैं मगर एक ही करवाता हूँ, ठीक है? मैं करवाऊंगा तुम लोग को थर्ड वाला, बाकी सब तुम लोग करे छोड़ो, मैं तुम लोग को थर्ड वाला सबको। ये थर्ड वाला एक बार देखो तो, थोड़ा मैं आ रहा हूँ, बस मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूँ, एक बार बस देख लो। चलो, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस, तो चलो, तो अब क्या करोगे? ये तो क्वाड्रेटिक का सम है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्वाड्रेटिक है, मुझे इसका चिंता नहीं है, आज मुझे इसका चिंता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। 12 के आसपास बोलोगे क्या मिलेगा? कोई बोलो कितना, कौन सा एन पाई मिलेगा? 4 pi. 4 पाई। तो 4 पाई क्या हुआ? 34 इंटू 3.12, तो ये 12.4, तो 12 से थोड़ा सा बड़ा रे, 4 पाई 12 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये 12 है। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. तो अगर ये नेगेटिव होगा तो वैल्यू क्या होगा तब? 4 पाई - 12 या 12 - 4 पाई? 12 12 minus minus 4 pi. 12 - 4 पाई। खेला खत्म। सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 क्या होगा तब? ये तो हर समय पॉजिटिव होता है, और नियरेस्ट ट्वाइस एन पाई तो 4 पाई है, तो 4 पाई। तो इस लॉजिक से साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 pi. 0 होगा क्या? अच्छा हाँ 0 हो जाएगा अगर दोनों को ऐड करोगे, तब तो खेला ही खत्म। तब इक्वेशन क्या बना? k - 2 का x² प्लस 8x
प्लस k प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। कुछ याद आ रहा है? अब केवल यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वाड्रेटिक 0 से बड़ा हर समय कब था? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। केवल डिस्क्रिमिनेंट था या साथ में कुछ और भी था? k minus 2 greater than 0. लीडिंग कोएफिशिएंट के कंडीशन k माइनस 2, ताकि पैराबोला क्या हो, अपवर्ड हो और एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करे। किसी को देखना है तो देख लो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। रिमेनिंग सब तुम लोग कर लो। फिफ्थ और एक सम कराऊंगा, फिफ्थ वाला करवाऊंगा, फिर देखना तुम देख लो। तब तक मैं फिफ्थ का फोटो खींच लेता हूं। चलो आगे चलता हूं। करके देखो, ये सब हम लोगों ने रिडक्शन किया हुआ है बोर्ड लेवल में। इसे कैसे रिड्यूस करते थे? कोई कुछ बोलने का किसी को मन है तो बोल सकते हो, नहीं तो मैं तो करूंगा। डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर। 1 minus cos 2. वो ज्यादा अच्छा या cos twice x को 1 के साथ लेना ज्यादा अच्छा? 1 plus cos twice x को एक साथ। ठीक है, ये सब एल्गोरिथम्स याद रखो। हाँ, 1 माइनस cos twice x, क्या फायदा ऐसा लिख के? cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos twice x इज 2। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। तो पहले वाले का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x sin twice x, 2 sin x cos x। नीचे का वाले 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। कॉमन क्या ले सकते हो? ऊपर cos नीचे sin, डायरेक्टली लिख रहा हूं cot इनवर्स ऑफ cot x। अब गलती क्या करोगे, इसे तुम x लिख लोगे, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऊपर डिपेंड अपॉन x। वही तो कह रहा हूं ना, ठीक है, डिपेंड अपॉन x। तो ठीक है, अब समेशन दे रहा है कहां से कहां तक? 1 से 5 1 से लेके 5 f ऑफ r, ये f ऑफ x है। तो f ऑफ r क्या हो जाएगा? समेशन r इज इक्वल टू 1 to 5 cot इनवर्स ऑफ cot x cot r। तो ये क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ cot 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 3 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 4 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 5। अब ये कैसे निकालेंगे? सर cot आपने बताया नहीं है। बताऊंगा यार, अभी बता रहा हूं। क्यों इतना क्यों घबराते? cot में नियरेस्ट n पाई देखना होता है, मगर जरा अजीब सा चीज है कि हर समय याद रखो। अब मैं एकदम ध्यान से सुनो। हाँ, अब थ्योरी में आ रहा हूं। cot इनवर्स ऑफ cot x कहां से कहां तक लाई करता था? ये 0 से पाई तक लाई करता था, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं है। दिस इज नेवर नेगेटिव। तो यहाँ पे नियरेस्ट n पाई नहीं देखा जाता है, यहाँ पे तुम्हें ये देखा जाता है कि ये वाला चीज हर समय पॉजिटिव है। नेवर नेगेटिव से अच्छा है दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम्हें हर समय पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पाई का वैल्यू 3.14 है। मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या मैं cot इनवर्स ऑफ cot 1 को 1 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ। क्योंकि 1 पाई से छोटा है। cot इनवर्स ऑफ cot 2 को लिख सकता हूँ 2। हाँ। cot इनवर्स ऑफ cot 3 को 3 लिख सकता हूँ, हाँ। क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि 1 2 3 पाई से छोटा था। मगर क्या मैं cot इनवर्स ऑफ cot 4 को 4 लिख सकता हूँ? नहीं। नहीं। तब अब मुझे देखना होगा 4 कौन सा क्वाड्रेंट है। ये पाई है, ये 4 है। मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज का खेला है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का खेला है।
जब x पॉजिटिव होता है तब cot इनवर्स x तुम्हें जो वैल्यू रिटर्न करता है वो 0 से π/2 तक रिटर्न करता है। मतलब क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? एक्यूट एंगल रिटर्न करता है। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? थर्ड में cot पॉजिटिव था, तो एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल किसके साथ बनेगा? पाई के साथ। और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसलिए चिंता नहीं करना है। ये सब चीज को याद रखना है। हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, चिंता नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है सर एग्जामिनेशन में भी ऐसे सोचना होगा, इसे याद रखना होगा। तो मुझे बोलो π-4 या 4-π? 4-π. तो ये एक्यूट है, पॉजिटिव है, तो 4-π। अब मैं cot इनवर्स ऑफ cot मैं दूंगा टाइम, हाँ इसे थोड़ा लिखने का टाइम दे दूंगा नीचे वाले का, ठीक है। मुझे मगर cot इनवर्स ऑफ cot 5 सेम मोमेंटम के साथ मैं बनाना चाहता हूँ। 5 के आसपास क्या है? जब तुम 3π/2 का वैल्यू लेके जाते हो तो ये 3.314 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 9.3 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 से छोटा होगा, 5 यहाँ पे होगा। मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? फोर्थ। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cot इनवर्स x नेगेटिव है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर x नेगेटिव होता है तो cot इनवर्स x जो वैल्यू देता है वो π/2 से π तक देता है। याद रखो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मगर एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? Obtuse. ऑब्ट्यूज है। तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है तुम्हें पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। तुम्हें पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। तो अगर मुझे ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो 5 से थोड़ा बड़ा 2π है। मैं 2π यूज करूं या पाई यूज करूं? मुझे पाई। ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। 2π पाई। यूज करूंगा तो ठीक है, 2π यूज करूंगा तो बोलो ये एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? एक्यूट। और ये एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। तो अब ऑब्ट्यूज में दो केस था, एक π-5 और एक 5-π। मैंने पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल बोला है, तो बोलोगे क्या होगा? 5 तो क्या होगा? तो दिस इज इक्वल टू 5-π। ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम cot इनवर्स ऑफ cot x में क्या देखोगे? cot इनवर्स ऑफ cot x, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर x तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तब ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल देगा, और अगर x तुम्हारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तब भी ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल देगा। ठीक है। तो हर समय तुम्हें यही चीज करके देख लेना होगा कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, पाई के साथ या कौन सा तुम्हें चाहिए। किसी को थोड़ा सा देखना है तो देख लो, पहले ऊपर वाला देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम दे रहा हूँ, हाँ देखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लिखने का टाइम मैं नीचे दूंगा। हाँ, cot इनवर्स में ये जो मैंने रिडक्शन किया इसके लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। यहाँ लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ये देख लो बस एक बार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो यहाँ लिखा, दिस इज नोन एज गुड पेयरिंग। गुड पेयरिंग, गुड पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा पेयरिंग जो तुम्हारी जिंदगी को आसान कर दे। सर, हाँ बोल। cot इनवर्स में एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्यों देखना पड़ता है? कॉस में भी तो सेम ही मतलब रेंज था, उसमें क्यों नहीं देखना पड़ता था? क्योंकि cos इनवर्स ऑटोमेटिकली एक्यूट और ऑब्ट्यूज बना ही देता था। जब भी तुम इस और इस क्वाड्रेंट में 2π के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये एंगल क्या होगा? एक्यूट। आया समझ में? और जब भी तुम 2π के रेस्पेक्ट में ये और ये देखोगे तो ये एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। इसलिए देखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वह ऑटोमेटिकली बन जाता था। आया समझ में? हाँ सर। जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में, जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल लेते हो तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। हाँ सर। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक्यूट एंगल चाहिए, और इस वाले में ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, इसीलिए। ठीक है। तो हाँ अब ये cot इनवर्स वाला किसी को लिखना है तो लिखो, इसके लिए टाइम दे सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ये, और फिर मैं थोड़ा नीचे भी लेके चले जाऊँ। ये सब लिखना है तो लिख सकते हो। 1 मिनट में बोलोगे सर क्या लिख पाएंगे, 1.5 मिनट का ही टाइम दे देता हूँ, मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूँ।
गुनगुन हो रही थी ये तो गुनगुन ये तो चेक करें सब आंसर ये तो नो कहते हैं आंसर चेक करें हमको आ जाएगा तो पहले आंसर चेक हाँ सर बोल सर हम ये वो ग्राफ में जो सर वो क्वाड्रेंट सर वो क्वाड्रेंट होता है ना सर, उसका हाँ। फॉर्मूला यूज करके भी तो कर सकते हैं सर। मतलब सर मतलब इस वो वाले थीटा का वैल्यू, हाँ सर इस वो वाले का? थीटा का वैल्यू अल्फा लिया सर। नहीं सर, वो ग्राफ में जो होता है ना सर क्वाड्रेंट, मतलब हाँ थीटा का वैल्यू अल्फा लिया फिर सर वो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू अल्फा, वो सर याद रख के भी तो कर सकते हैं। नहीं ऐसे वो वाले में एक प्रॉब्लम है, वो वाला केवल 0 से 2 पाई तक था, मगर यहाँ पे वो वैल्यूज भी हो सकता है जो 2 पाई से बड़ा है। आया समझ में? हाँ सर हाँ। तो वो 0 से 2 पाई तक के लिए तुम याद रख सकते हो, मगर यहाँ पे तो वो उससे बड़ा भी हो सकता है ना, इसलिए ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ सर ठीक है। अब सेम ही चीज होता है मगर अब एंगल के टर्म में रहता है। तो एंगल के टर्म में जब चीजें रहता है तो वो ज्यादा आसानी है, यहाँ से डिफिकल्ट नहीं है चीजें अगर एंगल के टर्म में रहे। जैसे अब तुम देखोगे कि चीजें एंगल के टर्म में आ रहा है। हाँ सर ठीक है सर। ये देखो जैसे नंबर 1, ये ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे चीजें एंगल के टर्म में है। 26 पाई बाय 5, मगर तुम जानते हो कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है। कॉट इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक है? 0 से पाई। 0 से पाई। मैं तुम लोग को, क्योंकि ये सब चीजें ना एकदम याद रखना होगा कि साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, डोमेन रेंज कहां पे, दोबारा लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। जो रवि से तुम लोगों ने जो सीट कलेक्ट किया उसमें ऑलरेडी ये सब थ्योरी दिया हुआ है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 पाई बाय 5, तो 26 पाई बाय 5 तो पाई से बड़ा होगा। तो इसे छोटा करने के लिए क्या कर सकता हूँ? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 26 पाई बाय 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 पाई प्लस पाई बाय 5। अब 5 पाई प्लस पाई बाय 5 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो तुम जानते हो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये 5 पाई तो यहाँ पे होगा, तो 5 पाई प्लस पाई बाय 5 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कैसा दिखेगा? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 5। अब कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पाई बाय 5 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसलिए आंसर पाई बाय 5 होगा। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। चलो आगे चलो सेकंड वाले में। अब इसमें क्या करूं यार? साइन इनवर्स ऑफ कॉस। कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, चुप रहोगे तो अच्छा नहीं लगता है। 33 बाय पाई। अगर सीरियसली एग्जाम देना चाहते हो तो बोलो ना, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पहले एक काम करते हैं, कॉस के लिए क्यों चिंता करते हो? तुम बोलोगे सर साइन कॉस है, इसके लिए कोई चिंता करता है क्या? साइन पहले इसे छोटा करते जाओ ना। 33 पाई बाय 10 को पहले सोचो ना क्या करोगे। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 पाई प्लस
3 पाई बाय 10। 3 पाई बाय 10। अब 3 पाई बाय 10 जो है वो तो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, या पाई बाय 2 से भी छोटा होता है ये, क्योंकि पाई बाय 10 18 डिग्री होता है, तो 3 इंटू 18 डिग्री। और कॉस 3 पाई जो है और मल्टीपल है, तो इसलिए ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 3 पाई बाय 10। साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता था, मगर कॉस होने के कारण प्रॉब्लम है, तो मेरे पास दो तरीका है, या तो कॉस को साइन में चेंज करूं, नहीं तो और एक फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स को तुम पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हो। तो अगर मैं माइनस को करूं तो इस साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस क्या, कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, ये कैंसिल कर दो, माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 10, खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो। थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। चलो आगे चलूं। हाँ सर। तो कॉस, चलो तो अब मैं जो टॉपिक में हूं, क्वेश्चन नंबर 7, 3 फॉर्मूला था अपने पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 प्रोवाइडेड एक्स -1 से 1 तक हो, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू आर हो, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 प्रोवाइडेड r -1 से 1 तक ना हो, मतलब जहां पे साइन और कॉस नहीं है। तो 7 में कुछ सम तुम लोग खुद करने करोगे, हर जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है, हर जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। बोलते जाओ ना क्या करूंगा, ताकि तुम मुझे लगे कि हाँ, मुझे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम लोग समझ रहे हो। 3 sin inverse x साइन इनवर्स एक अलग कर sin दो। inverse x 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस, छोड़ दूं या करूं अब, हो जाएगा सर। हो जाएगा अब सर। पाई बाय 2 को उस साइड लेके चले जाना, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना है तो देख, ये लिखना है तो लिख लो एक बार, ताकि तुम बोलोगे सर बोर्ड में जानते ही हैं क्यों लिखे। ठीक है, मत लिखो, मगर मैं तब भी 30 सेकंड्स का एक टाइम दे रहा हूँ, उसके नीचे वाले एक समझ आऊंगा। चलो आगे चलो, आगे चलो। हाँ सर। 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट रुको। आगे चलो, चलो हो ही गया सर।
सुनने में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, ये वाला देखो। चलो बोलो, यहां क्या करूं, बोलो। कोई बोलेगा? ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। मगर मेरा क्या कहना है ना, देखो जब ऐसे समझ देखते हो, क्यों ना हर समय tan इनवर्स x लिखने में टाइम क्यों बर्बाद करोगे? tan इनवर्स x को ये दे दो, तो cot इनवर्स x को क्या डाल सकते हो? तो ये सब चीज सोचो जरा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये चीजों को आसान करता है थोड़ा सा। तो ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई ए इज इक्वल टू, आगे छोड़ दूं, अब तो हो जाएगा मेरे ख्याल में। ए में क्वाड्रेटिक बन गया नहीं क्या? वो इस साइड लेके आ जाओ, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉल्व करके देख लेना एक बार। ए निकल गया तो tan इनवर्स x निकल गया, तो x का वैल्यू निकाल लेना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है तो देख लो। ये सब जो छोटा छोटा चीजें हैं, ये मतलब जो तुम लोगों ने अभी मुझे कहा कि सर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, मगर ऐसे भी चीजों को कर सकते हो। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलूं? हाँ सर। हर एक सम को ऐसे क्यों लाता हूँ, टाइम बर्बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1 जो छोटे सम से उसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। छोड़ दूं, y मैक्सिमम निकालना है, y मिनिमम निकालना है, मतलब y का रेंज निकालना है। करूं या छोड़ दूं? बोलो क्या करोगे? ए क्यू प्लस फॉर्मूला। हाँ, मतलब मैं साइन इनवर्स x को a ले लूंगा, तो cos इनवर्स x को क्या ले लूंगा? पाई बाय 2 माइनस है। तो क्यों ना मैं तब इसको ऐसा लिख दूं, और a का रेंज मुझे पता चल गया कहां से कहां तक, साइन इनवर्स x का रेंज। क्या मैं डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूं? हाँ सर। यस सर। dy बाय dA आया समझ में? मतलब क्या, अगर रेंज बाउंडेड है तो सब्स्टिट्यूशन करो। अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो दिमाग में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन। और उसके बाद अगर क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल में भी चलता है, अगर क्लोज इंटरवल है तो डिफरेंशिएशन से हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो ये 3 चीज है, ठीक है, जो दिमाग में आता है। किसी को देखना है तो देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पूरा तुम लोग खुद ही निकालोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 के टाइप में जाऊंगा। तो 8 में टिक मार्क नहीं करता हूं, क्योंकि ये मैंने कुछ करवाया नहीं है, वो तुम लोग खुद ही करोगे। 8 होम असाइनमेंट हो जाएगा। चलो थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 30 सेकंड का। चलूं? चलो चलो देखो, अब सम डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स फॉर्मूला। सम डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स फॉर्मूला, ये क्या कहता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy प्लस कंपनसेटिंग फैक्टर। अब ये कंपनसेटिंग फैक्टर कैसा काम करता था?
अगर ये साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है तो क्या करोगे, प्लस पाई लगाओगे ताकि पॉजिटिव बन जाए। और इस साइड अगर नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है तब क्या करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव लगाना है तो क्या लगाओगे, माइनस पाई। इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे किताबों में कितना भी बड़ा फॉर्मूला क्यों ना दिया हो, n पाई के लिए दिया हो, 3 पाई के लिए दिया है, जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो हमारा एक सम है, नाइन का पहला वाला। सर हाँ बोलो। अभी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाए तब तो जीरो हो जाएगा ना कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर। तब कंपेंसेटिंग फैक्टर जीरो रहेगा, क्योंकि तब तो कोई पंगा ही नहीं है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आया समझ में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब ऑलमोस्ट कंपेंसेटिंग फैक्टर मतलब इस कभी कभी 2 पाई 3 पाई 4 पाई लगता है, मगर वो नहीं आता है, जेई कहीं भी नहीं आता है, उस चीज का चिंता नहीं करोगे, वो किताबों में रहता है। चलो देखते हैं। सेकंड चीज ये तुम लोग को हर समय मन में रखना होगा कि तुम जानते हो कि जब तुम tan इनवर्स करते हो तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मगर जब तुम प्लस कर रहे हो तो चीज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो उसे खींच कर तुम्हें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाना है, जैसे ये वाला सम करना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना चाहूं tan इनवर्स 2, क्योंकि tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 है, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3। तो देखो क्या हुआ, ये tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 5 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। मगर tan इनवर्स 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी है मगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए पहले तुम सर किताबों में पहले लगा रहता है, अरे किताबों में पहले लगा रहता है, उसने रफ में काम किया होगा, मुझे नहीं मालूम है। प्लस कंपेंसेटिंग फैक्टर प्लस कंपेंसेटिंग फैक्टर, अब कंपेंसेटिंग फैक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या लगेगा, प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4, खेला खत्म। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये पॉजिटिव है तब जीरो लगाना, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तब जीरो लगाना, कंपेंसेटिंग फैक्टर नहीं लगाना होगा। लिखना है तो किसी को लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो और सर नीचे वाला क्या करोगे, नीचे वाले में क्या करूंगा, cot इनवर्स 2 माइनस cot इनवर्स 3 में भी यही काम कर सकता हूं, नहीं तो और एक काम कर सकता हूं। cot इनवर्स 1 तो जानता हूं, cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 को tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूं। cot इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 1/2, cot इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 1/3, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था कि अगर x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स 1/x होता है, तो फिर उसके फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, तो ये तो जरूरत नहीं है लिखने का, ऊपर वाला ये लिख दो। उसके बाद 30 सेकंड में पता नहीं लिख पाओगे, नहीं 45 सेकंड दे। सर हाँ बोल, tan इनवर्स 2 नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया, कौन सा बोल, 2 तो tan इनवर्स 2 कैसे पॉजिटिव हो गया, वो तो मतलब तू फिर से कंफ्यूज कर के रहा है। tan 2 नहीं पूछ रहा हूँ, tan इनवर्स 2 है। हाँ सर थैंक यू। आया समझ में, हाँ सर आगे चल रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 का 1, हाँ बार बार वो लाना थोड़ा बोरिंग है, छोटे छोटे सम्स हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, सॉल्व साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। देखो
क्या कर सकता हूं बोलोगे? तब भी कोई कुछ बोले नहीं तो मैं तो करूंगा ही, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू सॉल्व। क्या करूं? सर ट्रायंगल 10 में बदल सकते हैं। चेंज, कन्वर्ट एक तरीका है कि कन्वर्ट इन 10, ठीक है, मगर मेरा कहना है कि मुझे x ही चाहिए ना, मैं और एक तरीका है, दोनों ही सही है, कन्वर्ट इन 10 और एक सही है कि ट्रायंगल वाला जो मैंने तरीका दिया थोड़ी देर पहले। तो ये अगर इस साइड जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया? अब तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, थोड़ी देर पहले ये सम आपने करवाया 99% टाइम, 90% टाइम क्या करते हो? ट्रायंगल इनवर्स को साइन इनवर्स 1/√5 को a ले लो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, साइन a का वैल्यू 1/√5, तब x कैसा दिखेगा बोलोगे? cos π/4 -a। आगे छोड़ दूं, निकाल के देख लेना, आगे तो हो जाएगा ना, ब्रेक कर सकते हो, cos a - b के फॉर्मूला में आ जाएगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। 10 का वर्ग, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर 2, ऐसे में क्या करोगे? साइन इनवर्स देखो, अभी मैं तुम्हें 4-5 फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला लिखाऊंगा, 4-5 तो नहीं, मगर मेरा कहना इस चीज को मत भूलना कि देयर आर 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स, या मैं उससे ज्यादा ही कह सकता हूं कि 70% ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पे तुम चेंज इन टर्म्स ऑफ क्या, tan इनवर्स बाय मेकिंग ट्रायंगल। सुनने में आ रहा है? हाँ सर हाँ। ठीक है, बाय मेकिंग ट्रायंगल, जैसे साइन इनवर्स 3/√73 को तुम tan इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, अब डायरेक्टली, हाँ एंट्रेंस टेबल में हो, साइन इनवर्स 3/√73 का मतलब ये 3 है और ये √73 है, तो ये कितना है? 8, तो tan इनवर्स 3/8। तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, सबको tan इनवर्स में चेंज कर दो, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू निकल जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं और आगे चलता हूं। चलो आगे चल रहा हूं। तो बाकी सब, हाँ, तो 70% प्रॉब्लम चेंज इन टर्म्स ऑफ 30, मगर 30% प्रॉब्लम में तुम्हें ये सब फॉर्मूले का जरूरत पड़ सकता है।
साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला था, खुद बोलोगे, हाँ पैटर्न को देखो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? मैं अगर साइन ए प्लस साइन बी बोलूं तो इसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी। कॉस बी को तुम क्या लिख सकते हो अगर साइन के टर्म में लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पैटर्न देखो, साइन ए रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पैटर्न देखो, एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि अगर तुम साइन इनवर्स एक्स को एक एंगल लेते हो तो कॉस के लिए तुम्हें रूट ओवर लाना पड़ेगा। जब तुम साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेते हो तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा है, मगर जब तुम कॉस थीटा का वैल्यू लाते हो तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो उसी लॉजिक से कॉस इनवर्स एक्स केवल एक का ही वैल्यू बोलते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये जो पैटर्न फॉलो करेगा वो किसका करेगा? कॉस ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला था? cos A cos B कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस लॉजिक से एंगल कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई है, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ पूरा क्या? x into 1 कॉस ए X कॉस into बी एक्स टू वाई। अब साइन के लिए क्या करोगे तब? 1 minus x square 1 minus y. 1 minus x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और वही अगर ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होता तो ये कॉस इनवर्स ऑफ Plus एक्स होता वाई प्लस 1 माइनस। लिख लोगे क्या एक बार? अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा बस लिख लो। हाँ 45 सेकेंड्स देता हूँ, तब तक नेक्स्ट सम भी लेकर आता हूँ। सर। हाँ बोल। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई में एक वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? थैंक्स। और यहाँ पे भी कंपनसेटिंग फैक्टर लगता है, मगर कंपनसेटिंग फैक्टर वाले का जरूरत अभी तक जेई में कभी जरूरत नहीं पड़ा है, और इतना जब बेकार चीज है कि पूछो मत। हाँ तो इसलिए अगर tan इनवर्स में चेंज कर लो आंसर आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ है चेंज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, केवल tan इनवर्स में कंपनसेटिंग फैक्टर याद रखो, बाकी और किसी में याद रखने का जरूरत नहीं है, गारंटी मैं ले रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। जैसे ये सम है, तो 3 का तो मैंने फॉर्मूला नहीं दिया था। हाँ उससे हाहाकार नहीं करना है। 2 का फॉर्मूला दिया था ना, हाँ उसी में खुश रहो, उसी से आंसर आ जाएगा। कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अलग अलग कर लो। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ये कॉस इनवर्स अगर इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। तो एक्स वाई माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड, और ये कैंसिल कर लो। तुम बोलोगे सर कैसे पता है जेड कहां से कहां तक है? अरे क्या करोगे, ये सब ये तो एक ऐसा सम तो तुम्हें जेई में भी दिखेगा जिसमें वो अगर सोचोगे तो आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही करना होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। किसी को देखना है तो देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
आगे चलो, चलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर हाँ हाँ। सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बाकी सम तुम ट्राई कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जाता हूँ। 12, 13 मेरे ख्याल में सॉल्विंग द इक्वेशंस हैं ये सब, ठीक है। सॉल्विंग द इक्वेशंस, अगर मैं तुमसे कभी बोलता हूँ कि 2 cot इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स 4/5, तो अब ये सब में तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला था, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रॉब्लम ये कॉट के साथ है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। tan इनवर्स 1/2 कर दोगे, क्योंकि तुम जानते हो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये तो बोर्ड लेवल टाइप के सम्स होते हैं। क्या लगाया समझ में आ ही रहा होगा। यहां से यहां पे मैंने क्या लगाया, यहां से यहां पे मैंने लगाया कि cot इनवर्स x क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये tan इनवर्स 1/x है क्योंकि x पॉजिटिव है। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, तो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो 2 into 1/2 divided by 1 minus 1/4 minus cos inverse 4/5 is equal to cosec inverse x. तो this can be written as tan inverse of, ये और ये कैंसिल होके 1, तो 4/3 minus cos inverse of 4/5 is equal to cosec inverse x. मैंने कहा कि मैक्सिमम टाइम हम लोग 10 अच्छा लगता है, तो हम cos इनवर्स 4/5 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं ये एंगल ले लेता हूं तो ये 4, 5 और ये 3 है, तो इसका मतलब तब ये मेरे पास हो गया tan इनवर्स 4/3 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, इस वाले में देखो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos इनवर्स 4/5। तो tan इनवर्स क्या डायरेक्टली बोलोगे 3/4 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। अब क्या करें, अब इसमें फिर से फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 4/3 minus 3/4/1 plus 4/3 into 3/4 is equal to cosec inverse x. So this can be written as tan inverse of 4 minus 3, 1. 4 3 is 12 plus 12, 24 is equal to cosec inverse x. Sorry, गलती क्या, 4 4 is 16, 3 3 is 9, 7/24। मगर प्रॉब्लम है ये tan इनवर्स है, ये cosec इनवर्स x है, तो फिर से एक ट्रायंगल बना लो। अब ये एंगल बी ले लो। tan इनवर्स 7/24 का मतलब ये समझ में आ रहा है नहीं, मैं बोर्ड लेवल की तरह एक एक लिखना पसंद नहीं कर रहा हूँ। हाँ 7/24 तो ये 25, तो tan इनवर्स को cosec इनवर्स के टर्म में क्या लिखोगे बोलो तब? Two into 7/24. 25/7 नहीं क्या, 25/7 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। इसको और इसको हटा दो तो क्या आया बोलो, x इज इक्वल टू 25/7। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। तो इस टाइप से फॉर्मुलेज हैं, ये सब फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। 2 टाइम का वो तुम्हें जब अगर रवि से बोलो तुमने कलेक्ट किया हुआ है तो उसमें तुम्हें सब फॉर्मुलाज दिखेगा। आरडी शर्मा में भी है, हर जगह ये फॉर्मुलाज है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि रवि से, मगर अभी तक अगर रवि से कलेक्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल में गलत कर रहे हो। कलेक्ट कर लेना चाहिए वो सीख, क्योंकि मैं पहली बार ये सीख खत्म कर देना चाहता हूँ एक एक करके, वरना बाद में तुम लोग बोलोगे सर फॉर्मुला वाला एक सीख दीजिए, तो वो उसके अंदर रह जाता है। घर में अगर प्रिंटर है तो बात अलग है, खुद प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ठीक है। और नहीं है प्रिंटर तो मैं नहीं, तो तुम रवि से जाके ले लो। हालांकि ज्यादा मोटा कॉपी है तो मुझसे ले लो, ठीक है। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग, और एक प्रिंटर ले भी सकते हो। प्रिंटर इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ कि सीट्स बहुत भेजूंगा, ठीक है। तो जैसे टेस्ट भेजता हूँ, ये भेजता हूँ, वो भेजता हूँ, तो अगर प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल के खुद देख सकते हो, ठीक है। बहुत दिन अननेसेसरी प्रिंटिंग नहीं करोगे तो एक टोनर, 2-3 टोनर तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम निकाल देगा। और सही मायने में करोगे तो बोलोगे सर वो वर्थ है, ठीक है। 8-9 हजार में एक प्रिंटर मेरे ख्याल में मिल जाता है, देख लो तुम्हारे ऊपर। मेरे इंस्टीट्यूट में आके तो कलेक्ट कर ही सकते हो। cos इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना जगह तो 2π/3 cos इनवर्स x। चलो, तो उसके बाद वाले और उसी टाइप के सम्स हैं, वो एक बार ट्राई करके देखोगे। फिर अब एक बार इनइक्वालिटी में जाता हूँ और एक बार इनइक्वालिटी करा देता हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। चलो इनइक्वालिटी में जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का एक सम कराने के बाद बाकी सम्स को तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। तुम बोलोगे सर क्या बेकार सम है सर। अगर इसे सॉल्व करने के लिए बोलते हो तो cos इनवर्स x को तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन अगर मोनोटोनिक प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो इट कैन बी कैंसल्ड आउट। तो इसे कैंसिल कर दीजिए। मगर cos इनवर्स डिक्रीजिंग है तो इससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x लेस देन x स्क्वायर, x को भी कैंसिल कर दीजिए। नहीं कर सकते हो, जानते हो x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 0 वे भी कर बना दीजिए। 0 और 1 लीडिंग क्वेश्चन माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला और ये वाला, तो ये माइनस इन्फिनिटी। तो हेंस x कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर है। मगर ये आंसर नहीं है, क्यों? कहां गलती क्या? डोमेन में चेक करना होगा x। कहां गलती क्या? गलती ये है कि जब तुम्हें इनवर्स मिलता है, जब तुम्हें लॉग मिलता है, जब तुम्हें स्क्वायर रूट मिलता है और जब तुम डिनोमिनेटर मिलता है, ऑलवेज चेक फॉर क्या? डोमेन। तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स x स्क्वायर कब डिफाइन होगा बोलो? ये तभी डिफाइन होगा जब x -1 से 1 तक हो। तो ठीक है, ये सही है, मगर ये तो इनइक्वालिटी का कंडीशन है, मगर साथ में एक डोमेन का भी तो आएगा ना रे। डोमेन आएगा x -1 से 1 तक, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? डायरेक्टली बोल सकते हो इंटरसेक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तो होगा नहीं, -1 से 0, और वो तो 1 में ही खत्म हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये आंसर होगा। किसी को देखना है तो देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है जो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखा है, ठीक है। बाकी सब ये जो अंडरलाइन है ना, ब्लू लाइन, ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ी ना एग्जामिनेशन में डिराइव करोगे रे। इस कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन में अगर डिराइव करने के लिए जाओगे तो खेला ही खत्म हो जाएगा वहां पे। और यही सब छोटा छोटा तुम लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा मैंने गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दोबारा शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक असाइनमेंट शीट दे रहा हूँ तो उसमें केवल 6 सम दूंगा। 6 सम से ज्यादा मैंने सोचा अभी नहीं दूंगा, केवल 6 सम दूंगा, हर दिन दूंगा। इवनिंग को डिटेल सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो अगर करोगे उससे तो मेरे ख्याल में बेटर है। क्या होगा, उससे एक रिवीजन होते जाएगा। कभी इजी प्रॉब्लम होगा, कभी टफ प्रॉब्लम होगा, उस टाइप से दूंगा। तो बाकी सब चीजों को रिवाइज करते रहोगे। 20 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मगर स्टार्टिंग में हो सकता है कि 20 मिनट में वो ना हो, 45 मिनट्स के आसपास लग जाए या उससे ज्यादा भी टाइम लग जाए, मगर वही सच्चाई है जो टाइम अभी लग रहा है और उसी टाइम को अभी कमाना है, ठीक है। तो इसे एक बार करके देख लोगे। आगे चलूं? हाँ सर। इसी में क्वेश्चन नंबर 13 में ही प्रॉब्लम नंबर 3, ये प्रॉब्लम नंबर 1 था। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 देने का एक अलग रीजन है। प्रॉब्लम नंबर 3 एक बार तुम लोग को दिखा देता हूं, क्योंकि ये तुम्हें कभी मेरे असाइनमेंट शीट में भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे इसका मतलब क्या होता है। आर्क और स्क्वायर होने से तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आर्क tan स्क्वायर x का मतलब होता है ना tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हाँ, ये याद रखना। -3 बस। अब तुम बोलोगे कि सर छोड़ दीजिए, नहीं कर ही देता हूं। tan इनवर्स x का डोमेन क्या था? R। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए तो मैंने कहा ही था कि tan इनवर्स x को a ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो a स्क्वायर -3 से +2 ग्रेटर देन 0, मगर रेस्ट्रिक्शन आ गया। a कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -π/2 से लेके π/2 ओपन। हाँ, वो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। हर एक चीज आ रहा है, देखो डोमेन आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो इससे तो तुम सॉल्व कर सकते हो a -1 इंटू a -2 ग्रेटर देन 0। तो हेंस आइदर a इज लेस देन 1 और a इज ग्रेटर देन 2। तो a लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? तो a -π/2 से छोटा बड़ा है, तो
ये तो मुझे, इससे तो मुझे पता है कि मेरा जो वैल्यू है वो -π/2 से लेके π/2 तक है। π/2 का वैल्यू 1.57 है। ये केवल यहां से यहां तक है। अगर ये केवल यहां से यहां तक है तो मुझे बोलो ये वाला चीज पॉसिबल है क्या, a2 से बड़ा होना? नो ये सर। तो पॉसिबल ही नहीं है ना रे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -1.57 से लेके कहां तक 1. ये सब चीजों को याद रखना है, डोमेन उमेन वाले चीजों को। तो हेंस ए हर समय 1 से छोटा है, ए 1 से छोटा मगर किससे बड़ा, -π/2 से बड़ा। तो ए -π/2 से लेके 1 तक है। तो ए का मतलब क्या था, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके 1 तक। तो अगर मैं x इस साइड ले आऊं तो tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसलिए ये tan ऑफ -π/2 इज लेस देन x इज लेस देन tan 1। tan -π/2 -∞ से लेके tan 1 तक। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से tan 1। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा लिख लो। ये सब बस ऐसे थोड़ा स्क्रबल कर लो, फर्स्ट लाइन 2 लाइन, बस ऐसे बैठे के देखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, तो चलो लास्ट टाइप का सम, जिसका नाम था मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस मैक्सिमम सम में तुम्हारा तरीका था कि तुम tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस xy के टर्म में लेके आओगे, ताकि तुम उसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अब ये लाओगे कैसे वो तुम्हें देखना है। ठीक है, जैसे एक सम में मैं दिखाता हूँ, पहला सम जो मैं लेके आया हूँ वो सम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अब लाने वाला जो है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम कैसे उसे ऐसे कैसे लेके आओगे कि तुम इस फॉर्म में उसे लिख पाओ। तो मेरा जो पहला सम है वो ये वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखना है तो देख लो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इससे तो निकालना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मली जब एक अजीब सा सीरीज रहता है तो उसका एक उन लोगों ने कैसे बनाया है वो देखना, नॉर्मली जेई में दे भी देते हैं। हालांकि जब तुम लोग टेस्ट दोगे तो उसमें नहीं भी दिया जा सकता इन्फिनिटी तक। तो देखो इसमें से तुम्हें tn पता चल गया। यहां से tn क्या है, सम को एक बार ध्यान से देख लो। मैं तुम लोग को 15 सेकंड के आसपास का एक टाइम देता हूं। तो tn तुम्हारे पास है tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus 1 by 1 plus 2 to the power twice n minus 1। तो इसे तुम लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus 1 by 1 plus 2 to the power n into 2 to the power n minus 1। वो तुम्हें देखना होगा। और अब मुझे बोलो, जब तुम 2 to the power n को 2 to the power n minus 1 से सब्सट्रैक्ट करते हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है। अगर तुम 2 to the power n minus 1 कॉमन लेते हो तो 2 minus 1 मिलता है। ध्यान से देखो, तो ये 2 to the power n minus 1 है। तो इसका मतलब यही तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि तुम ऊपर वाले को कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 by 1 plus 2 to the power n into 2 to the power n minus 1। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus 1। ये tn का वैल्यू है। तो अगर tn का वैल्यू तुम्हें मिला tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus 1, तो t1 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 0। t2 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 to the power 1। और tn का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 2 to the। क्या मेथड ऑफ डिफरेंस में आ रहा है, हाँ या नहीं। हाँ सर। तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या क्या बच जाएगा,
फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट, इसका फर्स्ट बचा तो एस एन तो नहीं बोल रहा है, एस इन्फिनिटी बोल रहा है, क्या करूं? दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि अगर एस एन का वैल्यू तुम्हें पता चल गया कि ये 2 to the power n माइनस पाई बाय 4 है, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा? 2 to the power इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू क्या था? पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना? पाई बाय 4 खिलाया था। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला टॉपिक हम लोगों ने, और क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में मैंने ये टॉपिक करवा दिया था। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में तुम्हें देखना होगा, नीचे कुछ सम्स दिए हुए हैं, पहले 2-3 सम्स आसान है, उसके बाद वाले सम्स थोड़े मुश्किल हैं, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल 4 बजे पीएनसी का तो क्लास होगा ही, जो मैंने 10 बजे बोला था। कल 4 बजे मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने जो दिया है मैं उसे मेंटेन करने का कोशिश करूंगा। हाँ, कल 4 बजे मैं कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, एलसीडी कराऊंगा। हाँ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन क्लास कराऊंगा 4 से लेके 6 बजे तक। तो अगर किसी को आने का मन है तो आप। हाँ बोल सर, हाँ कल बोल। के पीएनसी का भी क्लास होगा? पीएनसी का क्लास सुबह होगा। पीएनसी का सुबह तुम 10 लोगों को बजे क्लास से? नहीं करना, पीएनसी का अगर तुम्हें क्लास करने का मन नहीं है तो तुम उसमें भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में भी चल रहा है। और सुबह वाला अगर तुम बोलोगे तो सुबह 10 बजे होगा, मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोग को। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पीएनसी का सर। क्लास होगा। हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ मैं टिक मार्क करते जाऊँ। कौन ये जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का है ना सर, हाँ, सर इधर बोर्ड भी आएगा ना अंदर, वो जो आप रिवीजन मैं जो कराएंगे? करवाऊंगा, मैं बोर्ड सम्स तो अभी नहीं करवा रहा हूँ, अभी तो मैं एंट्रेंस टाइप के सम्स करवाऊंगा उसमें। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। सर मतलब वो बोर्ड लेवल का कॉन्टिन्यूटी पार्ट्स में थोड़ा सर डाउट है वो सर। कल क्लास करेगा तो उसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हाँ, एंट्रेंस लेवल करेगा तो बोर्ड लेवल तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्या चिंता है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। वो जो डाउट है वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। 7 का A, 7 का C, 9 का। चलो, कुछ और किसी को पूछना है? हाँ, टेस्ट तुम बोलोगे सर फंक्शन का आपने टेस्ट नहीं दिया, अभी आज खत्म हुआ तो मैं टेस्ट दे दूंगा। हाँ, टेस्ट से पहले मुझे, मैं प्रायोरिटी इसका पास्ट ईयर आर्काइव का दे रहा हूँ, तो आज मैं क्लास खत्म होने के बाद पास्ट ईयर आर्काइव खत्म करके तुम लोग को भेजूंगा। हाँ, उसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ। टेस्ट में कभी कभी थोड़ा सा, ठीक है, लेट हो सकता है, क्योंकि मैंने जब तुम लोगों को भेजा था तो मुझे लगा, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टाइप से क्लास करूंगा। हाँ, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये क्लास एक अच्छा क्लास है। थोड़ा सा मतलब जितने भी तुम लोग बंदे आ रहे हो, ज्यादा बंदे तो नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बंदे भी बोर्ड के बारे में ही सोच रहे होगे या जो भी हो, मुझे ऐसा फील होता है कि एक मोमेंटम दे देता है ये, मुझे खुद एक बार रिवाइज करवा दे रहा है चीजों को। मैं जो तुम लोग के लिए ये प्रॉब्लम बना रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मैं रिवाइज हो जा रहा है मेरे लिए बड़े अच्छे तरीके से चीजें। ठीक है सर। चलो, हाँ बोलो। सर आपने जो वो पैटर्न का जो दिया था सर, वो सीट दिया था ना सर? कौन सा सर आज जो दिया था सर, वो जेडब्ल्यू का सर, इंटीग्रल टाइप का, वो मुझे किसी ने नेट में भेजा था। हाँ बोल। हाँ सर। सर वो मतलब सर वो जेडब्ल्यू में इंटीग्रल कैसे इंटीजर कैसे आएगा वो दिया है ना सर? हाँ, मतलब इंटीग्रल टाइप के सम्स कैसे आते हैं। हाँ, मेरे पास और एक पड़ा हुआ है, कि और एक किसी इंस्टीट्यूट का 2 है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, वो दोनों ही, वो भी भेज दूंगा बाद में। हाँ सर, दे दिया आपने सर, वो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स का सब पीछे में ही भेज दिया ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हाँ फिर सर। मिलते हैं कल, जो लोग का आना है। हाँ सर।